नमस्कार साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की प्रकृति से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान है या कला। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की श्रेणी में रखा जाए, ये बात जो है आज भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो ये है कि बहुत सारे विद्वान इसको विज्ञान स्वीकारते हैं और बहुत सारे विद्वान राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जो आज भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने में हिचकते हैं। तो इसलिए राजनीति विज्ञान है या नहीं, उससे पहले हम जो ये विज्ञान शब्द है, साइंस जिसको हम कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है एक बार वो देख लेते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा में जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, उनके जो विचारक हैं वो अपने ही विषयों को जो है विज्ञान स्वीकार करते हैं। जैसे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो जो आदि विषय हैं, इनके जो विचारक हैं वो इनको ही विज्ञान मानते हैं। परंतु विज्ञान की परिभाषा को सामान्यतः अब जो है दूसरे रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। विज्ञान की सामान्य जो परिभाषा है वो ये है कि विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। तो जो चैम्बर्स डिक्शनरी है, अंग्रेजी का शब्दकोश है चैम्बर्स डिक्शनरी, उसके अनुसार भी विज्ञान वह ज्ञान है, आप देख ही रहे हैं स्लाइड में, मैंने परिभाषा दे भी दी है जिससे आपको उतारने में भी कठिनाई ना हो। तो विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग यानी सुपरविजन और प्रैक्टिकल पर आधारित हो और भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। यानी विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। इसी प्रकार राजनीतिक विचारक हुए हैं प्रमुख गार्नर, उन्होंने भी जो है अपनी परिभाषा इन शब्दों में दी है कि विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्यवेक्षण यानी सिस्टमैटिक सुपरविजन और अनुभव एक्सपीरियंस और अध्ययन स्टडी द्वारा हुई हो और उसके तथ्यों यानी जो फैक्ट हैं उसके तथ्यों का उनमें परस्पर उचित संबंध स्थापित करके क्रमबद्ध वर्गीकरण किया गया हो। तो गार्नर क्या कहते हैं कि विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जिसकी प्राप्ति विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा हुई हो और उसके तथ्यों का उनमें परस्पर उचित संबंध स्थापित करके क्रमबद्ध वर्गीकरण किया गया हो। तो ये हमने विज्ञान की परिभाषा देखी। उसके बाद जो विज्ञान की परिभाषा है, इन परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान की कुछ सामान्य विशेषताएं जो है वो प्रकट होती है, जिनको मैंने स्लाइड में पॉइंटों के रूप में दिया है। जैसे पहला पॉइंट है कि विज्ञान में प्रयोगात्मक विधियों को काम में लाया जाता है। यानी विज्ञान में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड जो होते हैं उनके द्वारा विज्ञान में प्रयोगात्मक विधियों को काम में लाया जाता है, उनके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो इसमें दिया है कि निश्चित विधि तथा तर्क, यानी एक निश्चित विधि और तर्क लॉजिक के आधार पर सामान्य सिद्धांत की स्थापना की जाती है। अर्थात विज्ञान में एक निश्चित विधि होती है और तर्क के द्वारा, तर्क के आधार पर जो सामान्य सिद्धांत हम बनाते हैं उनकी जो स्थापना की जाती है वो निश्चित विधि और तर्क के आधार पर की जाती है। तीसरा जो पॉइंट इसमें है, विज्ञान के सिद्धांत या नियम निश्चित तथा अटल होते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं और जो नियम होते हैं वो निश्चित होते हैं और अटल होते हैं, वे सभी स्थानों और समय में लागू होते हैं। यानी विज्ञान के जो सिद्धांत या नियम है वो निश्चित और अटल होते हैं। चाहे आप किसी भी स्थान में चले जाए, आप भारत में जाए, अमेरिका में जाए, ब्रिटेन में जाए, किसी भी देश में चले जाएं, तो वहां भी वही नियम लागू होंगे जो दूसरे देश में होते हैं। और समय में आप एक समय में जाएंगे तब भी, दूसरे समय में जाएंगे तब भी।
तो इस प्रकार विज्ञान के सिद्धांत और नियम निश्चित तथा अटल होते हैं, सभी स्थानों पर और सभी समयों में लागू होते हैं। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की अपूर्व क्षमता है। आप देखते भी हैं मौसम विज्ञान में, आप देखते हैं कि बहुत समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि भाई फला फला दिन जो है मौसम खराब रहेगा, बरसात होने की संभावना है। इस प्रकार विज्ञान में जो है भविष्यवाणी करने की भी जो है क्षमता होती है। पांचवा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक निष्कर्ष जो है वो विवेचनात्मक है, अतः विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यानी प्रत्येक निष्कर्ष जो है विवेचनात्मक है, इसलिए वो विश्लेषण के लिए भी जो है उत्तरदायी है। और छठा पॉइंट जो बताते हैं वो ये है कि प्रत्येक निष्कर्ष कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करता है। यानी कोई कार्य हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ये जो है निष्कर्ष विज्ञान के नियमों में निकलता है। उसके बाद विषय ये आता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। तो इस बारे में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक कामटे हुए हैं। उनका विचार है कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, जिनके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। कामटे कहते हैं कि जो राजनीति विचारक हैं तो वो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन की विधियां हैं सब अलग अलग विधियों से अध्ययन करते हैं, और सिद्धांत और निष्कर्षों के संबंध में भी जो एक मत नहीं है, अलग अलग मत है उनके, तो विकास की निरंतरता का जो है वो भी इसमें अभाव है, ये कामटे कहते हैं। ऐसे बकल है राजनीतिक विचारक, उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी बकल इसको कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला जो है वो बताते हैं। ऐसे मैटलैंड तो इसको जो है विज्ञान मानते ही नहीं। वो ये कहते हैं कि जब मैं राजनीति शास्त्र शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर आश्चर्य होता है। इस प्रकार कुछ ये प्रमुख विद्वान हुए हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, और वो इसके लिए अपने अपने जो है अलग अलग तर्क भी देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन विद्वानों ने अपने तर्कों के लिए कुछ आधार भी बताए हैं, कुछ पॉइंट भी बताए हैं कि क्यों राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो इन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारकों ने जो तर्क दिए उनमें से जो महत्वपूर्ण तर्क है, प्रमुख तर्क है, वो इस प्रकार है। वो पहला अपना जो तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में हम एक निश्चित परिभाषित शब्दावली का जो है वो अभाव पाते हैं। कुछ लोग इसको जो है, कुछ विचारक इसको राजनीति कहते हैं, कुछ राजनीतिक दर्शन कहते हैं, तो कुछ राजनीति विज्ञान कहते हैं, तो कुछ राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, और इसके बहुत सारे अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके वास्तविक अर्थ के संबंध में जो अलग अलग विद्वान हैं उनमें भी मतभेद पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान में वस्तुओं का अर्थ जो है वो प्रत्येक स्थान पर एक ही होगा, चाहे आप ब्रिटेन में चले जाए चाहे भारत में चले जाए, किंतु राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, लोकतंत्र, संघवाद, अधिकार, इन सभी का भिन्न भिन्न देशों में विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ जो है इनके लगाए जाते हैं। इस तरह जिस विषय का कोई अपना स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप ही ना हो उसे विज्ञान की संज्ञा कैसे दी जा सकती है, ये इनका पहला तर्क है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अब दूसरा जो तर्क ये देते हैं वो कहते हैं कि सर्वमान्य नियमों तथा तथ्यों का अभाव। तो उनका कहना है कि भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इसमें सर्वमान्य नियम और जो तथ्य तथा सिद्धांत जो है उनका निर्धारण नहीं हो पाता।
विज्ञान में कुछ निश्चित नियम तथा सिद्धांत होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि ज्यामिति का यह नियम और अटल और सर्वमान्य है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, किंतु राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि गति विज्ञान के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम भी जो है अटल और शाश्वत है। इसी तरह वो गणित को कहते हैं कि गणित में जो है 2 और 2 4 और भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण नियम की भांति वो कहते हैं कि किन्हीं भी सर्वमान्य जो नियम एवं शाश्वत नियम जो ये है, ऐसे शाश्वत नियमों का राजनीति विज्ञान में हमेशा अभाव पाया जाता है। तो इस आधार पर वो और भी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान के विचारक हैं उनमें भी आपस में मतभेद है। बहुत सारे विचारक ऐसे हैं जो एक सदनीय जो व्यवस्थापिका होती है उसको अच्छा मानते हैं, कुछ द्विसदनीय व्यवस्थापिका है तो उसको अच्छा मानते हैं। कुछ एक सदनीय के घोर विरोधी हैं, कुछ द्विसदनीय के घोर विरोधी हैं। ऐसे ही कुछ लोग प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बहुत अच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग जो है डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते, वो इसको बहुत बुरी और निकृष्ट शासन पद्धति मानते हैं। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि इसमें आपस में जो है जो तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, उनमें मतभेद विरोधाभास है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। जो तीसरा पॉइंट वो देते हैं वो कहते हैं कि प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं। तो कहते हैं कि भौतिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की भांति प्रयोग एवं पर्यवेक्षण की सुविधाएं जो है वो राजनीति विज्ञान में प्राप्त नहीं है। इसमें हम भौतिक, रसायन, जीव और मौसम जो विज्ञान होते हैं इनकी भांति प्रयोगशालाओं में जाकर जो है तथ्यों तथा पदार्थों के संबंध में कोई निश्चित और संतोषजनक समाधान नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका संबंध जो है मानव और उससे संबंधित विचारधाराओं से होता है, जिनका प्रयोगशाला में जाके या वेधशालाओं में जाके जो हम संभव नहीं है उनमें जाके हम उनको पर्यवेक्षण उनका कर सकें। अर्थात विज्ञान में हम ताप या गैस का दबाव सही से मापन कर सकते हैं, क्योंकि वो निर्जीव होते हैं और उनमें भावना नहीं होती, वो भावनाहीन होते हैं। जबकि मानव के आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम, विचार का जो है ठीक और बार बार जो है हम उसको नहीं माप सकते, वो अलग अलग रहता है। तो मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है, प्रतिक्रियावादी है और भावना प्रधान होता है मनुष्य, इसलिए हम जो है उनको उनका सही मापन नहीं कर सकते। एक विचारक में है ब्राइस, वो कहते हैं कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, किंतु राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग आप बार बार नहीं दोहरा सकते, इसलिए वो कहते हैं कि प्रयोग और पर्यवेक्षण इसमें संभव नहीं है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। चौथा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि भविष्यवाणी संभव नहीं। तो कहते हैं कि विज्ञान में निश्चित नियम होने से 100% सही भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे ज्योतिष का उदाहरण देते हुए वो बताते हैं विचारक कि ज्योतिष के आधार पर आप बहुत पहले बता सकते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, और जो भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी सिद्ध भी होती है, परंतु ऐसी भविष्यवाणी जो है राजनीति विज्ञान में नहीं की जा सकती। राजनीति विज्ञान ये भी नहीं बता सकता कि कोई निश्चित विचार है, उस निश्चित विचार का जनता पर क्या असर होगा, या किसी देश में कब जन असंतोष फैलेगा और कब क्रांति होगी और कब जनता का समर्थन जो है सरकार को मिलेगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है राजनीति विज्ञान में नहीं कर सकते, तो इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता, वो ये कहते हैं। उसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट ये आता है कि कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव। तो बताते हैं कि विज्ञान की एक विशेषता है कि उसमें आप प्रत्येक जो कार्य होता है उसका एक निश्चित और स्पष्ट कारण होता है। जैसे उदाहरण लीजिए कि जल को एक निश्चित मात्रा में अगर आप गर्म करते हैं तो वह वाष्प बन जाता है, और यदि इसको निश्चित मात्रा तक आप ठंडा करेंगे तो जल जो है जमकर बर्फ बन जाता है। इसका कोई अपवाद भी नहीं है। परंतु राजनीति विज्ञान में कार्य कारण का संबंध इतना स्पष्ट और निश्चित हो ही नहीं सकता। यह कहना कठिन होगा कि कौन सी राजनीतिक घटना किस कारण से हुई। आप राजनीति में कह नहीं सकते कि भाई कोई घटना हुई तो उस घटना के पीछे कौन सा कारण है। एक घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उदाहरण के लिए बताते हैं कि भाई जैसे भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे आप एक कारण नहीं बता सकते, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं।
ये कोई कारण उत्तरदायी नहीं है उसके पीछे। ऐसे वो कहते हैं कि क्रांति के पीछे भी कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कोई निश्चित कारण ही नहीं होता स्पष्ट। तो जैसे आप प्राकृतिक विज्ञान में बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी जल का उदाहरण दिया, तो इसलिए इसमें आप कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव नहीं होता, इसलिए इसको हम विज्ञान नहीं मान सकते। उसके बाद छठा जो पॉइंट है वो है निश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव। तो भौतिक विज्ञानों की अपनी जो अध्ययन पद्धति होती है वो निश्चित होती है, और इस कारण इसका अध्ययन जो है वो निष्कर्ष जो है वो सही निकलता है। राजनीति विज्ञान की अनेक अध्ययन पद्धति है जिससे इसके परिणाम अनिश्चित होते हैं, इसकी कार्यविधि, प्रक्रिया, आदर्श, निष्कर्ष एक समान नहीं हो पाते, तो इसलिए इसके जो है निष्कर्ष भी एक समान नहीं आते। तो वो कहते हैं, एक विद्वान हुए हैं राजनीति विचारक चार्ल्स बियर्ड्स, वो ये कहते हैं कि राजनीति और इतिहास के प्रत्येक वर्णन में अस्पष्टता रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि इनके विद्यार्थी मानव कार्यों का अध्ययन करते समय उस मानसिक दशा में नहीं रहते जिस प्रकार की भौतिक की समस्याओं का अध्ययन करते समय मग्न रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसमें कोई एक निश्चित अध्ययन पद्धति है नहीं, तो इसलिए इसको विज्ञान नहीं मानना चाहिए। उसके बाद ये सातवां पॉइंट है, अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। प्राकृतिक विज्ञान जो होता है वो वस्तुपरक होता है, इसके अध्ययन में जो है वस्तु को निजी होने के कारण जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च करता है, वो मानवीय भावनाओं से परे रहता है, तटस्थ रहता है। किसी प्रकार की भावना जो है मानवीय भावना रिसर्च को प्रभावित नहीं करती, और वो अध्ययन में बना रहता है तटस्थ रहते हुए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में का जो अध्ययन विषय है वो मानव है, मनुष्य है, इसलिए वो आत्मपरक रहता है, और जो अध्ययन करता है उसका तटस्थ रहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य है, उसमें भावनाएं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित रहता है। तो इस प्रकार उपयुक्त जो तथ्य हैं उनके कारण हम राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों की भांति विशुद्ध विज्ञान नहीं मान सकते हैं। इसी आधार पर एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है विलोबी। क्या नाम बताया मैंने? विलोबी। तो जो विलोबी हैं विचारक हैं, वो कहते हैं कि राजनीति का विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय। तो इस प्रकार के उपयुक्त विवेचन हमने देखा, इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता का सर्वथा अभाव है। उसके बाद ये हमने पहला पक्ष देखा। दूसरा पक्ष है, दूसरे विचारक हैं वो जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान है, वो राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने में जो है अपने जो तर्क है वो देते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान न मानने के समर्थन में जो तर्क दिए गए हैं उनमें सत्यांश अवश्य है, लेकिन वे पूर्णतः सत्य नहीं है। वर्तमान के समय के शोध से राजनीति विज्ञान का जिस तीव्र गति से विकास हुआ है और इसके अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां प्रयोग की गई हैं, उनसे राजनीति विज्ञान विज्ञान सिद्ध होता है। विज्ञान के तत्वों की विवेचना और सूक्ष्म अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि विज्ञान की बहुत सी मान्यताएं और तत्व जो हैं वो राजनीति विज्ञान पर भी लागू होते हैं और किए जा सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में उन्होंने कुछ तथ्य दिए हैं जो निम्न प्रकार है, जो आप देख भी रहे हैं। पहला है कि सुस्पष्ट, निश्चित एवं क्रमबद्ध अध्ययन। तो उनका कहना है कि विज्ञान का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है क्रमबद्ध ज्ञान होना। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में भी पूर्ण रूप से पाया जाता है। राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि राज्य का उद्भव यानी राज्य का उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विकास के कौन कौन से चरण रहे, सरकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनका जो है क्रमबद्ध ज्ञान जो है हमारे पास उपलब्ध है। राजनीति विज्ञान का आज भी जो अध्ययन किया जाता है उसका आधार जो है भूतकालीन ज्ञान ही है। विषय के जो अधिकांश नियम स्थापित हो गए हैं, इसकी सभी बातों का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान मानते हैं, विज्ञान मानना चाहिए, ये कहते हैं। दूसरा जो है इनका पॉइंट वो है पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव। तो वो कहते हैं कि विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में भी बहुत कुछ पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन एवं प्रयोग यानी प्रैक्टिकल जो है वो संभव है। राजनीति विज्ञान अपने आप में एक अनूठी तथा विशाल प्रयोगशाला है जहाँ विभिन्न सिद्धांत, बहुत सारी अलग अलग शासन पद्धतियों, उनका जो है सफल परीक्षण और प्रयोग किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान में तो पर्यवेक्षण
एवं प्रयोगों की व्यवस्था रहती है, जैसे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी तथा अन्य शासन जो पद्धति है उनके विश्लेषण से स्पष्ट ये होता है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है, वो अन्य शासन पद्धतियों की अपेक्षा कहीं अधिक लोकप्रिय एवं लोकहित यानी जन कल्याणकारी है और जनता के प्रति सजग रहती है। ऐसे संघवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लोकप्रिय संप्रभुता, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा आदि का राजनीति में जो समावेश हुआ वो एक प्रैक्टिकल के प्रयोग के तौर पर ही हुआ तथा आज जो है उनको सफलता भी प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं कि इसमें राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा प्रयोग संभव है। इसलिए ये कहना कि इसमें पर्यवेक्षण और प्रयोग संभव नहीं है गलत बात है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान ही माना जाना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों की क्षमता। तो राजनीति विज्ञान में भी प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों की भांति कुछ सामान्य नियम होते हैं, शाश्वत सिद्धांत होते हैं। जैसे आप राज्य देखेंगे, विधि, न्याय, शिक्षा और क्रांति, इनके संबंध में कुछ ऐसे सार्वजनिक और शाश्वत नियम और निश्चित सिद्धांत हैं जो प्रत्येक परिस्थिति और हर देश में लागू होते हैं और इनके आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। जैसे आप प्लेटो का न्याय एवं शिक्षा का सिद्धांत पढ़ेंगे, अरस्तु का राज्य का वर्गीकरण तथा क्रांति का सिद्धांत है। तो ऐसे ही रूसो तथा लोक की स्वतंत्रता के संबंध में धारणा है। गांधी जी का आप देखेंगे तो सत्याग्रह का जो विचार है प्राय जो है ये सर्वमान्य और शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए राजनीति विज्ञान में ये कहना कि इसमें सर्वमान्य नियम तथा सिद्धांत की क्षमता नहीं है, ये गलत बात है। चौथा पॉइंट इन्होंने दिया कि कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि पदार्थ विज्ञान की भांति राजनीति विज्ञान में भी कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अनुभव यह दर्शाता है, यह बताता है कि जब कोई शासक अत्याचारी, अनुत्तरदायी तथा क्रूर होता है, वो कहते हैं कि अनुभव में देखा आपने, जब कोई शासक जो है अत्याचारी और क्रूर होता है तो जो शासन व्यवस्था होती है वह जनहितकारी नहीं होती, यानी जनता के हित में नहीं होती। और वहां फिर जो है फ्रांस में जैसे क्रांति हुई, रूस में हुई, भारत में हुई, अन्य एशिया के और अफ्रीका के देश हुए, उनकी तरह फिर वहां क्रांतियां होती हैं और विद्रोह होते हैं। यानी उन्होंने कार्य कारण जो है संबंध स्थापित करके बताया कि अगर क्रूर शासन होगा तो वहां क्रांतियां होंगी। इस प्रकार वो कहते हैं कि इस तरह इसमें यद्यपि पदार्थ विज्ञानों की भांति प्रत्यक्ष संबंध तो स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम और निष्कर्ष निकाले ही जा सकते हैं। अब इसमें पांचवा पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, भविष्यवाणी की क्षमता। जो इसको विज्ञान नहीं मानते थे उन विचारकों ने कहा था कि इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और ये विचारक कहते हैं जो इसको विज्ञान मानते हैं कि इसमें भविष्यवाणी की क्षमता है। तो कहते हैं कि जहां तक भविष्यवाणी का संबंध है, इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, किंतु इसमें भी भविष्यवाणी हो सकती है और अधिकतर सत्य भी सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में देश में होने वाले चुनाव के संबंध में विभिन्न जो सर्वेक्षण आते हैं, भविष्यवाणी की जाती है और वो जो भविष्यवाणी है उनको सत्यता की कसौटी पर कसे तो खरी करती है। ऐसे एक विचारक है डॉक्टर फाइनर, वो कहते हैं कि इसमें हम निश्चितता पूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते किंतु संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक विज्ञान में भविष्यवाणी निश्चित होती है, राजनीति में जो है संभावना से अधिक नहीं होती, परंतु इससे इस विषय के विज्ञान होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मौसम विज्ञान आप देखते हैं कि मौसम विज्ञान भविष्यवाणी करता है, पर उसकी भी जो भविष्यवाणी है पूर्ण सत्य नहीं होती, कभी कभी उसकी भविष्यवाणी भी गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सापेक्ष सत्य के आधार पर ही विज्ञान माना जाता है। तो यही स्थिति जो है वो राजनीति विज्ञान के साथ भी है। इसलिए राजनीति विज्ञान की तुलना ऋतु विज्ञान जैसे अपूर्ण विज्ञान से जो है वो की जा सकती है। तो इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में प्रथम पक्ष द्वारा उठाई गई जो आपत्तियां थी, शंकाएं थी, वो बहुत निराधार है, बेबुनियाद होती हैं, प्रतीत होती हैं। इसलिए भौतिक तथा प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न होने के बाद भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है और अधिकांश राजनीतिक विचारक इसे विज्ञान मानने के पक्ष में है। इसके बाद अगर हम निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के दो रूप होते हैं, एक संकीर्ण और एक वृहद। संकीर्ण रूप वो होता है जिसमें हम प्राकृतिक विज्ञान को रखते हैं, यानी क्योंकि विज्ञान की सत्यता, निश्चितता, क्रमबद्धता, प्रयोग की सुविधा प्राकृतिक विज्ञानों में ही मिल सकती है। दूसरी तरफ वृहद विज्ञान से अभिप्राय है ज्ञान की वह शाखा
जो क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करती है, जैसे अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र और भाषा विज्ञान। राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की निश्चितता, शुद्धता, क्रमबद्धता तथा प्रयोग की सुविधा न होते हुए भी इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, सामान्य सिद्धांतों का पाया जाना, भविष्यवाणी की संभावना पाई जाती है। इसलिए यह विषय वृहद अर्थ में विज्ञान है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नहीं है। इसे सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में और विज्ञान होने के विरोध में जो तर्क आए, ये दोनों तर्क हमने देखे। लास्ट में हमने निष्कर्ष देखा। इसके बाद देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला है। तो ब्लंटसली विचारक हैं, इनके शब्दों में राजनीति से विज्ञान की अपेक्षा कला का ही कहीं अधिक बोध होता है तथा उसका संबंध राज्य के व्यवहारिक कार्यों एवं राज्य के संचालन से है। गैटल विचारक हैं कि उन्होंने भी कहा है कि इसे कला ही माना है। उन्होंने गैटल ने और बकल जो है, बकल कहते हैं कि जो इस कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला मानते हैं। बकल राजनीति विज्ञान को कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला मानते हैं। तो कला का पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि वास्तव में कला होती क्या है, इसका अर्थ क्या है और कला का उद्देश्य क्या है। तो कला का आशय एवं उद्देश्य जीवन की सुंदरतम अनुभूति से है। वह मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति जो है वो कला होती है, और कला का उद्देश्य जीवन को मधुर, समुन्नत बनाना है, और कला का उद्देश्य ठोस तथ्यों का प्रतिपादन करना है। तो ये कला का अर्थ हुआ और कला का उद्देश्य हुआ। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान इस कला है तो क्या इस पर खरा उतरता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि एक कलाकार की भांति राजनीति विज्ञानी भी अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति है बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। वह विचारों तथा तथ्यों का आकर्षक रंगों के माध्यम से उसे लोकप्रिय तथा भव्य तथा लोकोपयोगी यानी जनता के लिए उपयोगी बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। संगीत एवं कला की भांति राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य एवं उसके नागरिकों के लिए आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और मानव जीवन को समुन्नत, सुखी, आदर्श एवं मधुर बनाना जो होता है। इसी तरह राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्य संचालन के लिए जिस प्रकार के नियम, साधन या उपाय अपनाता है वह कला के अंतर्गत ही आते हैं, और व्यवहारिक राजनीति का संबंध भी जो है कला से ही है। अब देखते हैं भी है कई बार कि राजनीति में जब सरकार बदलती है तो दायित्व वही रहता है, पद वही रहता है, पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग अहमियत रहती है। एक व्यक्ति उस पद पर बैठकर इतना लोकप्रिय नहीं होता, एक में भले वो काम कितना अच्छा करे। तो कुल मिला के हम कहते भी हैं कई बार कि भाई फला फला व्यक्ति जो है बहुत कलाकार है। यानी राजनीति अपने आप में एक कला है। आप किस प्रकार जनता को अपनी तरफ खींचते हैं, किस प्रकार जनता को आकर्षित करते हैं, किस प्रकार जनता में लोकप्रिय होते हैं, तो ये अपने आप में एक कला है। तो पॉइंट जो तीसरा है उसमें कहते भी हैं कि स्वयं शासन करना भी एक जो है श्रेष्ठ कला ही है। इसलिए प्लेटो शासन का उत्तरदायित्व जो है वो योग्य तथा प्रशिक्षित, आगे आप पढ़ेंगे प्लेटो को, तो प्लेटो ने जो शासन का जो उत्तरदायित्व बताया वो प्रशिक्षित दार्शनिकों को ही सौंपने के पक्ष में था प्लेटो भी। और प्रत्येक शासन में एक अच्छे तथा आदर्श शासन की आवश्यकता एवं महत्व पर बल दिया जाता है। शासक के पास सूझबूझ एवं चतुराई जो है वो होनी चाहिए, ऐसा जो है प्लेटो भी मानते हैं। तो इसलिए राजनीति विज्ञान जो है वो एक कला है। और अंत में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार शासन करना स्वयं अपने आप में एक श्रेष्ठ कला है। अतः बकल ने जो कहा था कि राजनीतिक कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, तो यह गलत है, ये निराधार है। और राजनीति जो है वह एक श्रेष्ठ कला है। इस प्रकार आपने आज की क्लास में राजनीति विज्ञान की प्रकृति यानी पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है उसके बारे में पढ़ा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान भी है, कला भी है। किस प्रकार विचारक जो है इसको विज्ञान नहीं मानते
और कुछ विचारक इसको विज्ञान मानते हैं। तो अन्य जो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति हम इसको विज्ञान नहीं मानते, पर सामाजिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान जो है एक विज्ञान है, और शासन करना, राजनीति करना अपने आप में जो है एक कला है, श्रेष्ठ कला है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान कला भी है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।